हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के मैंने ऑलरेडी सीरीज डाल रखी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। 5000 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। द गवर्नर ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, certain provision in the Constitution of India, and Governor General draws his power from RBI Act। देखिए, इस तरह के जब भी हमें क्वेश्चंस दिखते हैं ना, हमें बस यहाँ पर कीवर्ड देखना होता है और समझना होता है। पहली स्टेटमेंट आप देखेंगे, आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, जनरल सी बात है, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सीधा सही। ठीक, इसको सही करते ही जाकर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, क्या बचे ACD। सेकंड स्टेटमेंट, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इशू डायरेक्शंस। हमें नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, छोड़ दो। थर्ड में आओ, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉस हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। बिल्कुल सही है, आरबीआई एक्ट से आरबीआई गवर्नर को पावर मिलती होगी, डेफिनेट स्टेटमेंट है। पहला और तीसरा जनरल और डेफिनेट स्टेटमेंट है, पहले तीसरे में किसी को डाउट नहीं होगा। जैसे आपने फर्स्ट थर्ड देखा, COD ऑप्शन मिले। अब सेकंड स्टेटमेंट में आकर आप कॉन्स्टिट्यूशन को याद करो। कभी भी अगर आपने ढंग से पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा डिटेल में, कभी बेसिक भी ज़्यादा नहीं मिलता, तो सेकंड स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलेगा। इनफैक्ट आरबीआई एक्ट ये कहता है कि सर्टेन प्रोविजन जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं कि राइट टू इशू डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। बस सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, आंसर आ गया C 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसी तरीके से, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। हो सकता है ना भी हो, ठीक, डाउटफुल स्टेटमेंट है। सेकंड, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। मैं आपसे काम करा रहा हूँ 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, कोई भी टाइम हो सकता है। क्या मैं आपसे 16 घंटे काम करा सकता हूँ, 12 घंटे? नहीं, एक रूल होगा कि 8 घंटे या 7 घंटे का ही वर्क होता है, तो वर्क टाइम फिक्स होता है, और अगर मैं ज़्यादा काम कराऊंगा तो मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ये नेचुरल चीज़ है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। सेकंड सही होते ही क्या हुआ, ऑप्शन A, B और D क्लियर हो गया, हमारा C कट गया। थर्ड, द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा बोल सकती है कि भाई पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट से देना है, जनरल सी बात है, गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है। तो सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन बचे हमारे पास B और D। अब ऑल कैजुअल वर्कर्स पूरे साल का रेंट पे था। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो देखा होगा, कैजुअल वर्कर कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होती है, एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत अलग अलग तरह के वर्कर आते हैं, तो हर एक को EPFO का कवरेज मिले ये श्योर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए आप इसको भी सही मान के चल रहे हैं, तो भी एटलीस्ट आपने जो मैंने पहले तरीका बताया उस हिसाब से आपने 2 ऑप्शन तो कर ही लिया एलिमिनेट। अब इन दोनों में खेलना था, और सीधे सौ कॉमन सेंस लगाने की बात है कि हर एक कैजुअल वर्कर को EPFO मिले, ये गारंटी है क्या? नहीं है, तो बस उस हिसाब से काट दिया। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। रिसेशन के समय हमें क्या करा जाता है? पहला है टैक्स रेट को कट कर दें और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। अब ये क्या बात हुई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि टैक्स कम कर दो, दूसरी तरफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, मतलब मैं बाइक खरीदूंगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा लो और जो मेरी सैलरी है उस पर टैक्स कम लो, एक ही बात हुई। उससे तो रिसेशन ठीक नहीं होगा, तो पहला गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप मान लेते हैं कि एक इकोनॉमी है, वहाँ पर कोई भी कुछ भी खरीद नहीं रहा है या पैसा नहीं है लोगों के पास, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, पब्लिक को पैसा ज़्यादा दिया, इंटरेस्ट रेट घटा दिया, टैक्स रेट घटा दिए, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, सैलरी बढ़ा दी। जैसे ही पैसा बढ़ेगा मार्केट में, क्या होगा, लोग वापस से मार्केट में निकलेंगे और खरीदेंगे चीज़ें। या फिर कोई ब्रिज बन रहा है या कोई इरिगेशन चैनल बन रहा है, कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट जैसे ही कोई एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, लोगों को वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, क्या करते हैं फिर लोग, डिमांड क्रिएट करते हैं, नए गुड्स खरीदते हैं मार्केट में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा ये तो सही है, बट अगर हम चाहें तो और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। C, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये वही बात हो गई जो A में हो रहा था, अब यहाँ पर बोल रहे हैं टैक्स रेट बढ़ा दो और इंटरेस्ट रेट कम कर दो। D ऑप्शन, रिड्यूस कर दो एक्सपेंडिचर, ये भी गलत है। यहाँ एक और लॉजिक लगता है, A और C ऑप्शन सेम है और B और D ऑप्शन सेम है, तो 2 ऑप्शन जब सेम होते हैं तो कॉमन कोई एक आंसर निकलता है उसमें से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। किसी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होगी? पहला है प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस और दूसरा है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। सब्सटीट्यूट गुड क्या होते हैं?
जैसे कि एक है पेन ए कंपनी का और दूसरा पेन है बी कंपनी का। बी कंपनी का पेन अगर महंगा हो जाएगा तो लोग ए कंपनी का पेन ज़्यादा खरीदेंगे। सिंपल लॉजिक, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं? जैसे पेन और रिफिल, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सेकंड कट गया। जैसे ही सेकंड कटा हमारे पास ऑप्शन बचे ए एंड सी। अब ए एंड सी हमने देखा तो उसमें 1414 कॉमन है, मतलब हमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट और चेक करनी है। लिखा है द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अभी आप 10,000 कमाते हो तो आप क्या करोगे? खाने पे मान लो 500 रुपये खर्च करते हो, या आप कोई गुड खरीदो, कोई पिज़्ज़ा खरीदते हो 100 रुपये का, आप 10,000 कमा रहे हो, आप 1 लाख कमा रहे हो। अब तो आप कुछ महंगा खरीदोगे ना, 500 वाला पिज़्ज़ा खरीदोगे। तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी आप महंगे महंगे गुड्स खरीदोगे। अभी आप 20,000 कमा रहे हो तो नॉर्मल फ़ोन चला रहे हो, 2 लाख कमाओगे तो आईफोन चलाओगे। तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम होती है जैसे ही इनकम बढ़ती है। थर्ड स्टेटमेंट कट गया, आंसर आ गया हमारा ए, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये तो डायरेक्ट करेंट का क्वेश्चन था, उस समय करेंट में चल रहा था। पहला है दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट सिंपल लॉजिक है, इकोनॉमी बेसिक सबने पढ़ी है। बैंक का एक क्लासिफिकेशन टेबल बना है। आरबीआई के अंडर आते हैं कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अंदर है, मतलब उसे स्टेट गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती। अर्बन कोऑपरेटिव मतलब सारे इंडिया के अर्बन एरियाज, तो कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को देंगे ही नहीं। पहला ऑप्शन खत्म। पहला काटते ही क्या आ गया ऑप्शन हमारे पास? बी, बिल्कुल सही आंसर। दूसरे स्टेटमेंट पढ़ के देख सकते हैं, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डेफिनेटली एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर एक चैनल से काम होता है, शेयर्स इशू कर सकते हैं फंड रेजिंग के लिए। दूसरा बिल्कुल सही है। दूसरा सही होगा तो भी हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहे हैं? बी और डी। इसके बाद आप एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। सो फाइनली इसमें ज़्यादा सोचना ही था, पहला स्टेटमेंट देखते ही काटते ही आंसर आ गया था। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लुएंस मतलब पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी हो सकता है। मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या इन्फ्लुएंस करता है? आपको वीडियो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके आसपास हवा चल रही होगी वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके आसपास अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा तो आपको गुस्सा आएगा। हर कोई चीज़ जो हमारे आसपास होती है वो हम पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के बॉन्ड है, उन पर भी इन्फ्लुएंस होता होगा चीज़ों का। पहला है यूनाइटेड स्टेट अगर कोई एक्शन लेता है तो उसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो सारे इन्वेस्टर उधर जाएंगे, तो क्या होगा? डेफिनेटली इंडिया को लॉस हो सकता है। तो बस पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई को डिसीजन लेगा, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होंगी। दूसरा बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन की वजह से तो बिल्कुल होता है, अभी हम रिसेंट में ही देख सकते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो जनरल क्वेश्चन है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना करें, कर सकते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए आगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन एंड जीडीआर एंड नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स क्या है जो एफडीआई में आते हैं? पहला ऑप्शन हम देखते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नहीं पता, छोड़ देते हैं। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। अभी ये कंडीशन क्यों लिखा है? कंडीशन लिखने का मतलब ही है कि कोई ना कोई ऐसा क्लॉज होगा डेफिनेटली जिस वजह से एफआईआई को मान सकते हैं, और ऐसा क्लॉज है भी। आपको मान लीजिए नहीं भी पता था तो जैसे ही देखा सर्टेन कंडीशन, दिमाग लगाना चाहिए, क्यों बोल रहा है ये सर्टेन कंडीशन, होगा इसका कुछ लॉजिक। मतलब सर्टेन कंडीशन देख के ही मैंने लॉजिक लगाया था एग्जाम में, कोई ना कोई लॉजिक होगा इसका, कुछ ना कुछ होगी। और मैंने थोड़ा पढ़ा भी था कि 10% से ऊपर अगर होता है या 10% से नीचे पे हम एफडीआई में काउंट करते हैं विद सम एक्सेप्शंस। तो दूसरा मैंने सही लिया था, ए और सी ऑप्शन बचे मेरे पास, बस मुझे फिर चेक करना था, या तो 1-3 या तो 4 होगा। अब जीडीआर मुझे पता था, ये पढ़ के गया था मैं, तो मैंने सिंपली इसको लगा लिया, ऑप्शन ए सही हो गया। ना ज़्यादा कुछ सोचना पड़ा, ना ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। बस इसमें और कुछ नहीं था, आपको बस 1-2 स्टेटमेंट पकड़ने होते हैं और ऑप्शन इस तरह से अरेंज होते हैं कि आप सॉल्व कर जाएंगे। 2021 के क्वेश्चंस की अगली सीरीज़ पार्ट 2 में आएगी, ये पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भी वीडियोस मैंने बनाकर डाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इस तरीके से 5000 प्लस क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रीलिम से पहले। बस वीडियो को अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो और मोटिवेशन दो, और भी इस तरह से मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।